नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। सीएम ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपनी यात्रा कुछ समय के लिए रोक दें। पिछले 72 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कई इलाकों में अतिवृष्टि हुई है और ऐसे में जिससे बहुत नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों का भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार पूरी कोशिश प्राकृतिक आपदाओं के इस दौर में होने वाले नुकसान को कम करना है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को पूरी मदद कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से 10 सदस्यीय टीम इन दिनों राज्य में हुए नुकसान का आकलन कर रही है और पूरे आशा उन्हें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही राज्य की बड़ी मदद करेंगे। वहीं सुरक्षा के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भल्ला कॉलेज हेलीपैड पहुंचे और यहां पर इस मौके पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। काफी मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर, चाहे आज हमारा चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद में कोटद्वार, दुगड्डा, उसके आसपास का क्षेत्र, नैनीताल का हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर, अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियां आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुंचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। उत्तराखंड पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में एक से ज्यादा विभाग संभाल रहे अधिकारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे अधिकारियों को विभागों की एक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल न करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विभागों की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसमें विभागों को प्राप्त राजस्व के साथ साथ उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाती है जिससे कि राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। ऐसे में राज्य में फिजूल खर्ची को रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि अनावश्यक रूप से की जा रही है। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो। वहीं भाजपा बागेश्वर उपचुनाव में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में 16 अगस्त को पार्टी प्रत्याशी का नामांकन करेगी। इसको लेकर पार्टी ने 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष भेज दिया है और जिस पर फैसले के बाद उम्मीदवार के नाम पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश संगठन को पूरी उम्मीद है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी या फिर उनके दोनों पुत्रों में से किसी एक को पार्टी टिकट देगी। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव समिति ने विचार विमर्श के बाद 3 शीर्ष नामों को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया है। संभवतः शीघ्र ही पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड नामों पर विचार कर उम्मीदवार की घोषणा कर देगा। उन्होंने बताया कि संगठन ने प्रत्याशी के नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके अनुसार 16 अगस्त को अपार जनसमूह के साथ ही पार्टी प्रत्याशी का नामांकन किया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। भट्ट ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की सहमति और जनभावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार तय किए जाएंगे और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जीवन पर्याप्त बागेश्वर क्षेत्र की भलाई के लिए काम करते रहे हैं, लिहाजा स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं में उनके परिवार के प्रति सद्भावना होना तय है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
और जो उसमें हमारे संसदीय दल की टीम होती है वो चर्चा करती है। चर्चा के बाद फिर हम अपना पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को देते हैं। लेकिन कांग्रेस में इन सब प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ में रहती है और आश्चर्य की बात है कांग्रेस को अपने नेताओं में जीतने वाले नहीं मिलते हैं। इसलिए कई बार ये सुनने में भी आता है कांग्रेस बाहर दूसरे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। अपने दल के कार्यकर्ताओं में अविश्वास के बाद दूसरे दल के व्यक्ति को चुनाव के समय लाना और उसको टिकट देना तो कांग्रेस की नीति बन गई है। पहले सदस्यता हो उसके बाद आप चर्चा करें तो ध्यान में आता है, लेकिन चुनाव के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया कांग्रेस में बनती नहीं है। इन्हें जिसकी चलती है उसका आदमी को टिकट देते हैं। एक और जहां भाजपा बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जीत को पक्का मान रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कमर कसते हुए बागेश्वर में जीत का परचम लहराने का दावा किया है। भले ही भाजपा ने 5 नाम राज्य संसदीय बोर्ड को भेज दिए हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी जमीनी स्तर पर मजबूत है। सभी 180 बूथों का पुनर्गठन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा 3 बार वहां का दौरा कर चुके हैं। शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस मजबूत मुद्दों को लेकर बागेश्वर उपचुनाव लड़ेगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत हैं। जो 180 बूथ हैं सभी का पुनर्गठन किया गया है। सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों ने वहां पर अपने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वहां लगभग 3 बार दौरा कर चुके हैं। यशपाल आर्य जी, प्रदीप टमटा जी भी इतनी ही बार वहां पर दौरा कर चुके हैं। भाजपा में बौखलाहट है क्योंकि वहां पर हमारे जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश सेठानी जी, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बना करके उनको दबाव में लेने का प्रयास किया गया। वैसे ही हमारे राजेंद्र टडरिया जी हैं, उनको भी जो है दबाव में लेने का भाजपा ने प्रयास किया। इससे साफ है कि भाजपा वहां पर जो है दबाव की राजनीति इसलिए कर रही है कि भाजपा वहां पर जमीनी स्तर पर कमजोर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद से निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर का मुद्दा उठाने वालों की आवाज दबाने का काम कर रही है। और इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद में मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, इसीलिए उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार की तानाशाही का जमकर विरोध करेगी। देखिए, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मणिपुर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला और जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, खास करके अधीर रंजन जी ने, तब उनको निलंबित करने का काम किया। इसीलिए आज हम इसके विरोध में, भारत सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में क्या कहा आपने सुना कुछ? मैन मांग मणिपुर की थी, अधीर रंजन जी उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री सही जवाब नहीं दे पाए और उल्टा उनका निलंबन कर। लोगों को निःशुल्क इलाज देने के लिए हरिद्वार में दूधाधारी बर्फानी अस्पताल एक बार फिर से खुलने जा रहा है। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में स्थित दूधाधारी अस्पताल कोविड काल में बंद हो गया था, जिसे 16 अगस्त से फिर से शुरू किया जा रहा है। अस्पताल मरीजों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीज ओपीडी, सर्जरी और दवाइयां, सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क ले सकेंगे। दूधाधारी अस्पताल में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों पद्धतियों से इलाज किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि नर सेवा नारायण सेवा की भावना से निःशुल्क अस्पताल की शुरुआत एक बार फिर से शुरू की जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। में हम शुरू कर रहे हैं ओपीडी से 2-3 महीने में हम शुरू कर पाएंगे इंडोर, एंड उसके बाद आगे चल के बाकी सारे फैसिलिटी इस अस्पताल में रहेगा। हम सुपर स्पेशलिटी नहीं ला रहे हैं, हम स्पेशलिटी वाइज मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, आई, ईएनटी ये सारे रहेगा। ये छोड़ के भी यहाँ पर होम्योपैथी चिकित्सा की बंदोबस्त रहेगा, जिनका
मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा होम्योपैथी के लिए इच्छा ज़्यादा है, उनको वो कर सकते हैं, होम्योपैथी में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं पेशेंट दिखाने। वहीं प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिखाई दे रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि ऐसे 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल भवनों को ABCD ग्रेड की श्रेणी में बांटा गया है कि A और B ग्रेड की श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया जहां पर किसी भी तरह की कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया जाना है। वहीं C ग्रेड की श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया जहां पर तकरीबन 3 से 4 लाख तक खर्च कर स्थिति को सुधारना है। C और D ग्रेड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है और ऐसे में स्कूल भवनों के हालात पूरी तरह से बेहतर हो सकेंगे, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकेगा। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अब तक हमने पहली बार स्कूलों की ग्रेडिंग कराई ABCD कि जो अच्छे स्कूल हैं जहाँ की ना मरम्मत की ज़रूरत है, ना जो है वहाँ पानी टपकता है, ना वहाँ आपदा में कोई दिक्कत है, उनको A ग्रेड रखा। जो B ग्रेड है उनको B ग्रेड रखा। C ग्रेड स्कूल ऐसे हैं जहाँ की 3-4 लाख रुपए खर्चा करना था हमको, और D ग्रेड स्कूल ऐसी थी जहाँ के हमको नए स्कूल बनाने थे। ये ग्रेडिंग हो गई है और इस बार हम सभी स्कूलों को जो C और D उन सबको पैसा भी दे रहे हैं, आपदा से भी दे रहे हैं, राज्य सरकार से भी दे रहे हैं, भारत सरकार से भी दे रहे हैं और नाबार्ड से भी हम इस बार 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन 2 वर्षों में हमारी सारी स्कूलों की जो जर्जर स्कूल हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। देहरादून नगर निगम में अंधेरे को लेकर पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लाइट की कमी है, किसी कारणवश पोल पर लाइट नहीं लग पाई है। जल्द ही लाइट लगाने की संस्था EESL कंपनी को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिस कारण शहर के अधिकांश वार्ड में अंधेरा पसरा रहता है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उधम सिंह नगर में बने एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हिंदी माध्यम में MBBS पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए भी आमंत्रित किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दोनों कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आश्वासन दिया। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं और भविष्य की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित होने पर पूरे कुमाऊं मंडल को इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हिंदी मीडियम में MBBS पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए भी आमंत्रित किया गया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने पर अपनी सहमति जताई है और शीघ्र उत्तराखंड आने का सकारात्मक आश्वासन दिया। डॉक्टर रावत के अनुसार मध्य प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेडिकल पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार करने के लिए विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति ने मध्य प्रदेश में लागू MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर राज्य के मेडिकल कॉलेज के लिए हिंदी माध्यम में सिलेबस तैयार किया और इसे हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय को सौंपा है। विश्वविद्यालय ने भी हिंदी मीडियम पाठ्यक्रम लागू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। शीघ्र ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथों इसे मेडिकल यानी कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में लागू कर दिया जाएगा। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि सभी राज्यों से कि हम मातृभाषा को प्रोत्साहन दें, और अब
हम इस सत्र से अपने जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ अंग्रेजी के साथ साथ में अब हिंदी में भी पढ़ाई जो है MBBS के छात्रों की होगी। जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ेगा, जो बच्चा हिंदी का ऑप्शन लेना चाहता है वो हिंदी में पढ़ाई करेगा। और इसकी लॉन्चिंग भी हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम करने जा रहे हैं। और ये देश का दूसरा राज्य होगा। अभी मध्य प्रदेश ने किया था, अब उत्तराखंड इसको करने जा रहा है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये आयोजन जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर किया गया है। उद्यम खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखे, जिसको लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में मिले सुझाव को लेकर सरकार नई पॉलिसी लागू करेगी और वहीं राज्य में सेब उत्पादन के बढ़ावे के साथ ही किसानों को सेब का समर्थन मूल्य को लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द ही किसानों के इन समस्याओं का निदान करेगी। और इस दौरान कुछ किसानों के द्वारा पहाड़ों में खेती को लेकर बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट पर भी बातचीत हुई। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज रुड़की के पिरानकलिया नगर पंचायत क्षेत्र में MGFM इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि मोहम्मद शफकत समेत छात्र छात्राओं और विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपने हाथों में देश की मिट्टी लेकर प्रण लिया। इस दौरान शफकत अली ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वहीं इस मौके पर विद्यालय परिसर में नगर पंचायत पिरानकलिया के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से एक कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर थाने के समक्ष स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। इस अभियान का मकसद भी यही है और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए और इस दौरान परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई, जिसमें समस्त जनपद प्रभारियों के द्वारा हेट स्पीच के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के साथ ही इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा दायर करने के लिए भी निर्देश दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, होटल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में चेकिंग अभियान चलाने के साथ ही संवेदनशील स्थानों और संस्थानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान को लेकर आदेश दिए गए। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। जनपद स्तर पर विशेष मार्च का आयोजन और अमृतकाल के पंच प्रण की शपथ लेने को लेकर भी चर्चा की गई। बागेश्वर में नशा तस्करों की धरपकड़ में 2 ग्रामीणों चरस के साथ बालीघाट से गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान दोनों ग्रामीणों के पास से 2 किलो 930 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार झुने गांव में रहने वाले दोनों ग्रामीण चरस की खेती करके चरस की बिक्री से अपनी आजीविका चलाने का काम किया करते थे। वहीं इस मामले को लेकर बागेश्वर के एसपी अक्षय कोंडे का कहना है कि बागेश्वर की कपकोट तहसील के अधिकतर ग्रामीण चरस के कारोबार में संलिप्त है। बागेश्वर पुलिस ग्रामीण स्तर पर चरस उत्पादों की आर्थिक स्थिति की जांच करेगी। चरस की कमाई से अर्जित संपत्ति भी
जब्त की जाएगी। इसके अलावा अन्य जिलों से चौरस्सा के नाम पर ऑनलाइन लेन देन के आंकड़ों के आधार पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।